नमस्कार। सत्ता के हमारे सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहली बड़ी खबर, पहले आपको स्वाति मालीवाल केस में ईमेल और वीडियो वाले नए ट्विस्ट के बारे में बताएंगे। आज अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले विभव ने पुलिस को एक ईमेल भेजा था। उसमें क्या लिखा था, यह देखना जरूरी है। फिर आपको अरविंद केजरीवाल के नए प्लान के बारे में बताएंगे, जो आपने अपने सांसदों और विधायकों के साथ कल दोपहर 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को एक चैलेंज भी दिया है। वो चुनौती क्या है, यह भी देखिएगा। इसके बाद दिल्ली में सत्ता के सुपर शनिवार की खबर, जिसमें पीएम मोदी राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग के नए एपिसोड हैं। तो केजरीवाल का दिल्ली वाला सबसे बड़ा सियासी शो है, जिस पर हमने सत्ता की राजनीतिक रील बनाई है। फिर दिल्ली से अमेठी चलेंगे, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा रोड शो किया है। साथ में स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। लेकिन इस रोड शो में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अमेठी की जनता से कुछ सवाल पूछे हैं। वो कौन से सवाल हैं और उनका जवाब क्या मिला, इस पर एक वीडियो रील है। इसके बाद अगली पॉलिटिकल कुंजी इंडिया गठबंधन के उन सियासी तीरों पर जो उसने मुंबई से मोदी सरकार पर चलाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, पीएम मोदी रोज नया झूठ बोलते हैं। बीजेपी की ओर से जवाब आया, पीएम विपक्ष के झूठ का जवाब देते हैं। दिल्ली में आज 25 मई की वोटिंग का शुभारंभ भी हो गया है। दिल्ली में 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए घर से वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी क्रम में आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने वोट डाला। और न्यूज मित्रों के लिए सत्ता में आज एक अलर्ट गर्मी को लेकर भी है, जो अगले कुछ दिनों में और ज्यादा जलाने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भीषण हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 9 राज्य शामिल हैं। लेकिन वक्त चुनाव का है। 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है। 2 दिन बाद 5वें चरण का मतदान है और चुनावी विमर्श 4 जून पर एकदम फोकस्ड है। लेकिन दिल्ली की सत्ता में सबसे ज्यादा चर्चा 13 मई की हो रही है। यह वही तारीख है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी। यह आरोप स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार पर लगाए हैं। इस घटना के 5 दिन बाद भी इस पिटाई कांड में कई अपडेट हैं, कई चिंगारियां हैं, कई ट्विस्ट हैं। आज सत्ता में हम आपको 5 अपडेट दे रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि 13 मई वाले इस पिटाई कांड में क्या हो रहा है। सबसे बड़ा अपडेट आज दिल्ली पुलिस की कार्रवाई वाला है। आज दोपहर लगभग 12:30 बजे दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से लगातार पूछताछ चल रही है। पिटाई कांड की दूसरी चिंगारी वीडियो नंबर 2 वाली है, जो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। यह वीडियो वायरल हो रहा है। सत्ता में आगे इस वीडियो की भी पूरी कहानी आपको बताएंगे। इसके अलावा एफआईआर पर भी जबरदस्त टकराव हो रहा है। पहले स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करके विभव कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब इसके जवाब में विभव कुमार ने एसएचओ को ईमेल कर 4 पन्नों की शिकायत की है, जिसमें स्वाति मालीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस बीच स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसके मुताबिक उनके शरीर में 4 जगह चोट के निशान हैं। पूरी रिपोर्ट बस कुछ देर में हम आपके सामने रखने वाले हैं। इस मामले में सियासी लड़ाई भी जमकर हो रही है। बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहे घमासान पर कटाक्ष कर रहे हैं। इस पर भी एक रील आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको 13 मई वाले पिटाई कांड का वीडियो नंबर 2 दिखाते हैं। आज घटना के 6ठे दिन स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया है। 32 सेकंड के वीडियो में पुलिसकर्मी स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो भी आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किया गया है। कल भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें स्वाति मालीवाल और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस हो रही थी। हालांकि स्वाति मालीवाल ने कहा था कि इस वीडियो में पूरी सच्चाई नहीं है। फिलहाल इन वीडियोस की जांच पुलिस कर रही है। स्वाति मालीवाल की पिटाई वाले वीडियोस का सच जो भी हो, मेडिकल रिपोर्ट वाला सच आज सामने आ गया। 17 मई को रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने एम्स में स्वाति मालीवाल का मेडिकल करवाया था। आज इसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति मालीवाल के शरीर में 4 जगह चोट के निशान बताए जा रहे हैं। अब यह है
अब बकायदा वुंड 1, वुंड 2, वुंड 3, वुंड 4 इस तरीके से बकायदा ये मेडिकल रिपोर्ट में तस्वीरों के साथ डिटेलिंग की गई। ये मेडिकल रिपोर्ट, अब आप इसको डिटेल के साथ देखिए। यहां पर एक एक चीज हम आपको बिग वॉल पे बता रहे हैं। बाएं पैर में चोट के निशान है, दाईं आंख के नीचे भी चोट के निशान है। आपको मेडिकल रिपोर्ट की पूरी कॉपी हम दिखा रहे हैं, जिसमें स्वाति मालीवाल की तस्वीर है, जिसमें चोट के निशान का जिक्र है। इस रिपोर्ट में तस्वीर के साथ यह भी दिखाया गया है कि स्वाति मालीवाल को चोट कहां लगी थी। यह जो रिपोर्ट है, ये देखिए, जैसे फेस, आईज के नीचे बताया जा रहा है। यहां पर हमने लेंस लगाकर आपको दिखाने की कोशिश की। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल जब मेडिकल कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी तो उन्होंने बताया था कि उनके सिर पर हमला किया गया था, जिसके बाद वो गिर गई थी। इसके बाद उन्हें पैरों से मारा गया, ये उनका कहना था। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से स्वाति मालीवाल के 2 वीडियोस जारी किए गए हैं। दोनों वीडियो 13 मई के हैं। एक में स्वाति मालीवाल और सुरक्षा कर्मियों की बहस है, तो दूसरे में स्वाति मालीवाल सीएम आवास से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों ही वीडियोस में मारपीट की घटना का रिकॉर्ड नहीं है। मारपीट और बदसलूकी के संगीन आरोप लगाने और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद 17 मई को स्वाति मालीवाल का मेडिकल हुआ था और अब जाकर उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 4 जगह चोट के निशान होने की बात लिखी। स्वाति मालीवाल पिटाई केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से विभव कुमार को हिरासत में लिया। उसके बाद लगभग 4 घंटे तक पूछताछ हुई। मैराथन पूछताछ के बाद शाम 4:15 पर विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद विभव कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, इसलिए इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। आपको बताते हैं कि इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है। पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज ली गई, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। 15 सीसीटीवी से डेटा लिया गया। कल दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। लगभग 3 से 3.5 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इस दौरान यह देखा गया कि 13 मई की सुबह मारपीट के दौरान कौन कहां था, विभव कितने बजे आए थे, कौन कितनी दूरी पर था। दिल्ली पुलिस ने स्टाफ और गार्ड से भी पूछताछ की। वीडियो में दिख रहे गार्ड से दिल्ली पुलिस ने सवाल जवाब किए। आज विभव कुमार को गिरफ्तार करने के बाद लंबी पूछताछ की गई। 12:30 बजे के करीब हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद लंबी पूछताछ हुई। इस मामले में स्वाति मालीवाल का बयान भी दर्ज हो चुका है। मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया। विभव कुमार ने ईमेल के जरिए स्वाति मालीवाल की शिकायत की है। 4 पन्नों की इस शिकायत में समय के साथ 13 मई की घटना का जिक्र है। विभव कुमार की शिकायत और स्वाति मालीवाल की एफआईआर के आधार पर हमने वर्सेस वाली कुंजी तैयार की है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि 13 मई को उनके साथ मारपीट की गई। विभव कुमार का कहना है कि आरोप निराधार है, झूठे। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं कि विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, जबकि विभव कुमार का कहना है कि स्वाति मालीवाल जबरदस्ती सीएम आवास में घुसी। स्वाति मालीवाल का कहना है कि विभव ने उन्हें गालियां दी, जबकि विभव कुमार का कहना है कि सीएम के घर में स्वाति मालीवाल ने हंगामा किया। स्वाति मालीवाल का कहना है कि वो सीएम से मिलने गई थी, जबकि विभव कुमार का कहना है कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के घर में घुसी। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि विभव ने उन्हें गाड़ने की धमकी दी, जबकि विभव कुमार का आरोप है कि रोके जाने पर स्वाति मालीवाल ने गालियां देना शुरू कर दिया। फिलहाल इन आरोपों की सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन राजनीति जारी है। बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी पर तंज कस रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर साजिश के आरोप लगा रहे हैं। आप भी देखिए चुनाव के बीच दिल्ली की सत्ता में कितना कलेश होगा। इन दोनों वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री निर्भया कांड के लिए विजय चौक पर धरने पर बैठता था अरविंद केजरीवाल। आज महिला का के साथ दुर्व्यवहार होता है, कहां? मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में। क्या स्थिति आ गई? नड्डा साहब को मैं सुन रहा था, वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके संपर्क में नहीं है। मैं चुनौती देता हूं
के पास सारी की सारी एजेंसी हैं, उनके जितने भी व्हाट्सएप कॉल्स हैं, फेस टाइम कॉल्स हैं, देख लें। मैं कह रहा हूं कि वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके संपर्क में हैं। पहले भ्रष्टाचार, फिर दुराचार और फिर दुष्प्रचार, यही बन चुका है आम आदमी पार्टी का हमेशा का विचार और शिष्टाचार। इसका स्टैंड प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे उस दिन कहा, यूपी में कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना सामने आए, कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है और कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तथ्यों को सबके सामने आना चाहिए। विभाग ने जिस गुंडागर्दी से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, और आश्चर्यजनक ये है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है, तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। वाकई में अगर इसकी निष्पक्ष जांच होनी कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जैसे हम कह रहे हैं कि नहीं है, तो भाजपा के किन लीडर्स ने स्वाति मालीवाल जी से बात करी है, व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं पिछले एक हफ्ते के, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सच का पूरा सच बाहर है। हालांकि सभी सवालों के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक जेल डालने का खेल चल रहा है। आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं लोग, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिसको आप जेल में डालना चाहते हैं, आप जेल में डालो, एक साथ जेल में डालो। केजरीवाल, ये नौटंकीबाजी बंद करो। हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपके घर के अंदर आपकी महिला सांसद के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, और आज 6 दिन हो गए तुमसे एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ी गई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, एक शब्द तो अपनी बहन के लिए बोल देते हैं। दिल्ली की सत्ता में चल रहे पिटाई वाले कलेश के बीच आज राघव चड्ढा भी दिखे। फाइनली अपनी आंख की सर्जरी कराकर लंदन से भारत लौटने के बाद पहली बार राघव चड्ढा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। सुबह 11 बजे राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल से मिले। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा लंबे वक्त से अपनी आंखों की सर्जरी के सिलसिले में लंदन में थे। राघव चड्ढा की वापसी उस वक्त हुई है जब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव पर सीएम हाउस में मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए। ये सियासी दृश्य उनकी आंखों में चुभ रहा। सत्ता में अब बात चुनाव के दिल्ली वाले सुपर शनिवार की करते हैं, इसमें नेता अब दिल्ली दरबार में दस्तक देने लगे हैं। अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से उड़ानें भरी जा रही थी, लेकिन अब रिवर्स हो गया। चुनावी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हो रही है। 3 राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 3 शीर्ष नेता आज दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में चुनाव प्रचार, कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में। लखनऊ और मुंबई में इंडिया गठबंधन का साथ देने के बाद अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से दिल्ली के चुनावी रण में जुट गए। दिल्ली में आज प्रचार का सबसे ज्यादा जोर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाया। पश्चिमी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की कई सभाओं के कार्यक्रम तय हैं। कुछ देर पहले उन्होंने ये सभाएं शुरू भी कर दी।
इन सब के बीच उन्होंने आज बीजेपी पर बड़ा हमला भी किया और कहा है कि कल आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के साथ वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और पीएम मोदी से कहेंगे कि सबको एक साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाए। वो लोग तो बहुत बड़े हैं, प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़े हैं, हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? मेरे को जेल में क्यों डाला? मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर ये है, मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, ये मेरा कसूर है। ये लोग नहीं बनवा सकते, इसलिए इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया ताकि दिल्ली के स्कूल बंद कर दिए जाएं। और विडंबना देखो भाई साहब, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए मैंने सवारी दवाइयां फ्री कर दी, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया 15 दिन तक इन लोगों ने मेरी दवाई बंद कर दी, अंदर तिहाड़ में 15 दिन तक। इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा, यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये ढोंग कब तक चलेगा? देश की राजधानी अभी चुनावों की राजधानी भी बनी हुई है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों ने बीजेपी को घेरा, लेकिन अलग अलग रैलियों में। पर दिल्ली से करीब 1450 किलोमीटर दूर मुंबई में बीजेपी पर हमला करने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट थे। ये देखिए, इंडिया के बड़े बड़े नेता मुंबई पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर खूब हमले किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे तीनों ने संविधान, आरक्षण और बुलडोजर के मुद्दे पर पीएम को घेरा और दावा किया कि 4 जून को नरेंद्र मोदी की सत्ता जाने वाली है। बीजेपी की तरफ से इन आरोपों का जवाब देने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने संभाली। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारेगा, उसके सपने पूरे नहीं होंगे। मोदी जी की आदत है झूठ बोलना और आपके पास बहुत सबूत है, मैं बोलने की जरूरत नहीं। जब हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो निकली तब उन्होंने बोला ये इलेक्शन मैनिफेस्टो ये मुस्लिम लीग की है। अब आज बोल रहे हैं वो माओ की। अरे किसी एक पे तो टिक के रहो कम से कम। मोदी जी का भाषण आप सुनेंगे 90% भाषण मोदी जी विकास पर देते हैं, 10% समय मोदी जी जवाब देते हैं। और जवाब देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर जवाब नहीं दिया गया तो ये झूठे लोग रोज झूठ बोलेंगे और जवाब नहीं आया तो लोगों को लगेगा कि जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई सच्चाई है। तो अभी इतना ही बाकी है, वो आरएसएस को भी नकली आरएसएस कह देंगे कल उठकर। और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे। भाई जर का ते असं म्हणतात कि राम मंदिरावरती कांग्रेस बुलडोजर चलाएगी तो आरएसएस पर बैन भाजपा लगाएगी। देखिए, उद्धव ठाकरे ये बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो केवल बाला साहब ठाकरे जी के संपत्ति के उत्तराधिकारी है, विचारों के नहीं है। बाला साहब के विचारों को जिन्होंने समाप्त कर दिया वो नकली ही शिवसेना हो सकती है। असली शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की है, जो आज भी बाला साहब के विचारों को जीवित रखे।
यानी कि आप इस देश में जितने जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है इनकी इज्जत रखना हमारा फर्ज रहेगा। तो हम भी राम वाले, तो जनता तो देख रही है कहाँ के राम वाले हो। आपने कभी राम को स्वीकार नहीं किया, आपने सदैव राम का अपमान किया। वैसे एक सियासी टक्कर आज अमेठी में भी हुई, जहां 20 मई को वोटिंग है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। आज कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। दोनों ही रोड शो में काफी भीड़ थी। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी और कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा उम्मीदवार हैं, जबकि राहुल गांधी बगल की रायबरेली सीट से उम्मीदवार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी रोड शो में राहुल गांधी पर हमला करते हुए दावा किया कि वो 2019 में अमेठी से आ रहे थे, इस बार रायबरेली से आ रहे हैं। 19 में आपको यहाँ से हराकर उसी दिन को यहाँ का सांसद बनाने का काम और शायद वो आप आज तक भूल नहीं पाए। तो वायनाड से जब आप निकले तो अमेठी की जगह सुल्तान और अमेठी की जगह रायबरेली। अगर मैं अमेठी वालों तुम्हें बताकर जाता हूँ, मैं 3 दिन पहले रायबरेली जाकर आया हूँ, रायबरेली से भी वो हारने वाले। आज 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। 20 मई को होने वाली वोटिंग में सबसे ज्यादा 14 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। 25 मई को छठे चरण का चुनाव है, इसमें भी 14 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण में कौशाम्बी और छठे चरण में प्रतापगढ़ में वोट डाले जाएंगे। ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का अच्छा खासा असर है। बीजेपी इस कोशिश में थी कि राजा भैया उनके उम्मीदवार को समर्थन दे दें, लेकिन उन्होंने किसी पार्टी के समर्थन से इनकार कर दिया। अब सवाल है कि इन दोनों सीटों पर राजा भैया के रुख का क्या होगा। इस बीच राजा भैया के उस बयान की खूब चर्चा है जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील की थी। तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतरात्मा का झुकाव किस ओर है। इन सारे मुद्दों पर हमने राजा भैया से खास बातचीत की और उनकी राजनीतिक अंतरात्मा को अच्छे से स्कैन किया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपकी राय क्या है, उनके कामकाज को लेकर? ये कहा जा रहा है कि मोदी सबसे बड़े ब्रांड है और सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में मोदी ही है। मोदी जी भारत के बहुत लोकप्रिय और सशक्त नेता हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने कई एक निर्णय ऐसे लिए जो राष्ट्रहित में हैं और शायद दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो इतने सशक्त निर्णय न ले पाता। और योगी जी के मुख्यमंत्री एक बहुत ही सशक्त और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ये दोनों की आप तारीफ कर रहे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आपके समर्थक उधर क्यों जा रहे हैं जिनसे आपकी बहुत न विचारधारा मिलती है? अगर मैं सही हूं तो या मैं गलत हूं तो आप मुझे रोकिएगा। न आपका मन मिलता है, न उनके सिद्धांत मिलते हैं। यहाँ पे जो आपने कटुता वाली बात या वो वाली बात कही, वो अब कह चुके हैं कि संबंध पुनः अच्छे हो गए हैं। ये अखिलेश यादव से? बिल्कुल। राहुल गांधी से भी आपके संबंध हैं या प्रियंका गांधी से? उनसे कभी भेंट भी नहीं है, न कोई वार्ता है, न कोई संबंध है। राहुल और प्रियंका साहब की कभी मुलाकात भेंट नहीं? कभी भेंट नहीं। भेंट क्या, बल्कि फोन पे भी बात नहीं है इससे। अच्छा, अब ये आप जो लोग हैं जो मतदान कर रहे हैं अपनी इच्छा से, ये आप उनसे जाके पूछिए उनके मन में क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। आपने खुद देखा होगा कि एक राष्ट्रव्यापी एक नैरेटिव चल रहा है कि क्षत्रिय समाज के लोग बीजेपी से नाराज हैं। बात गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला से शुरू हुई, राजस्थान में गया, पश्चिम यूपी में आया, इधर आया, तो लोग आपको भी इससे कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब बात समाज की होती है तो समाज का हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है। क्षत्रिय समाज की नाराजगी थी, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। और आप ही लोगों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये आया, और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब प्रथम चरण के चुनाव हुए तब ये अधिक देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर अवध में आप आए या पूर्वांचल में आए, अब वो नाराज़गी उस प्रकार की यहाँ देखने को नहीं मिल रही, लेकिन उस नाराज़गी से इनकार नहीं किया जा सकता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो नाराज़गी का नुकसान बीजेपी को होना तय है? हुआ और होगा भी।
न होगा पे हम नहीं कह सकते। डर के आगे जीत है। अब आपको टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो एंड 5 में बतौर गेस्ट आए विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाते हैं। अब तक आपने अलग अलग नेताओं से, समर्थकों से बीजेपी के विज्ञापन में देखा और सुना होगा कि पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए कुछ देर के लिए युद्ध रुकवाया था। आज खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न सिर्फ इसकी पुष्टि की बल्कि उन्होंने वो पूरा घटनाक्रम बताया कि यह हुआ कैसे था। विदेश मंत्री ने टीवी 9 के इसी स्टूडियो में एक बार फिर से यह बात दोहराई कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम उसे वापस लेंगे। सुनिए उन्होंने इन दोनों मुद्दों पर क्या कहा। ये बार बार होता है कि पीओके को वापस लेंगे, पीओके को वापस लेंगे। किसी ने रोका है क्या? कोई रुकावट है, कोई बाधा है? 10 साल हो गया आपकी सरकार बने हुए और लगातार आप लोग यही बात करते थे। अमित शाह जी बार बार बोलते हैं कि साहब पीओके को वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे, लेकिन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या वजह क्या है? देखिए ऐसा है, हर चीज़ की अपनी टाइमिंग होती है, तैयारी होती है, उसके लिए प्रिपरेशन भी। अगर दुनिया में आपको कोई बड़ा मूव बिना तैयारी के करनी है तो आप जानते हैं उसका खतरा क्या हो सकता है। आप देखिए, आप तो पीओके की बात कर रहे हैं अभी। मैं तो आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल ऑपोजिशन 370 के बारे में कितनी थी। लोगों ने आज आपको लग रहा कि 370 का काम इतनी आसानी से हो गया। कश्मीर में शांति आ गई, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे थोड़ी आए। इसके लिए आपको क्या लगता है कि हमने मेहनत नहीं की, तैयारी नहीं की, कोशिश नहीं की? तो हमारा फोकस जो था, पहले हम कम से कम 370 को माने वो उस विषय को आगे ले जाएं, कश्मीर में हम डेवलपमेंट दिखाएं, कश्मीर वैली में दिखाएं। और एक बार हमें पूरा विश्वास है कि एक जब लोगों को लगता है कि देखिए ये मॉडल का एक माने ये डेवलपमेंट का एक मॉडल है, उसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होगा। वही इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। सर, अब जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये आज का शायद इस शो का सबसे बड़ा सवाल है और सब लोग यहां पर जानना चाहते हैं। बीजेपी का एक चुनावी विज्ञापन है जिसमें दावा किया जा रहा है कि, वैसे क्या दावा किया जा रहा है ये सीधे देख ही लेते हैं, प्ले इट ऑन जरा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी थी यूक्रेन में? हाँ। कैसे? उन्होंने 2 बार वॉर रुकवाई। एक बार मैं आपको डेट भी दे सकता हूँ, मेरे ख्याल से मार्च 5 था। ये खार्किव नाम की जगह है, वहाँ वो आर्टिलरी की फायरिंग हो रही थी और हमारे जो विद्यार्थी जो हैं उनको बताया गया कि शहर छोड़ के आप बाहर एक सेफ जोन में चले जाइए। वो जैसे जिस दिन उनको जाना था, कहीं वो रशियन फोर्सेस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो वो उस जोन पे फायरिंग करने लग गए। और फिर उस दिन क्योंकि ये लोग चल पड़े थे, उनको हमने रुकवा लिया रास्ते में। और फिर प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की और कहा कि देखिए आपके साथ ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको यहाँ फायरिंग नहीं करना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं आपसे डायरेक्टली अपील करता हूँ कि आप इसको रोकिए। तो ये पहली घटना थी, ये मार्च 5 जो मुझे डेट जो याद है। दूसरी घटना जो थी 3 दिन बाद थी, वो और भी मुश्किल था कि ये जगह का नाम सुमी था, ये थोड़ा खार्किव से उत्तर में है। और वहाँ जो थे, क्योंकि वहाँ के बच्चे देख रहे थे कि बाकी जगह से लोग निकल चुके थे तो उनकी टेंशन ज़्यादा हो गई थी। तो क्या हुआ कि जिस दिन खार्किव से निकले, अगले दिन हमने उनको कहा कि आप लोग निकल सकते हो। हमने बस भिजवाया उनको। जब वो बस में बैठने की वो शुरू हुआ तो फायरिंग फिर से स्टार्ट हो गई, तो वो घबरा गए सुमी में। तो वो बस छोड़ के वापस हॉस्टल में गए। हमें पूरे रोड की गारंटी चाहिए थी कि उस रोड पे कोई फायरिंग नहीं होगी। तो हम फिर से पीएम के पास गए। पीएम ने फिर प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे भी बात की। फिर उनसे आश्वासन लिया कि दोनों जो हैं ऑर्डर देंगे कि वो एक रूट आपस में तय करेंगे कि ये रूट जो है ये सेफ रूट डिक्लेयर किया जाएगा, इस पर कोई फायरिंग नहीं होगी। फिर जो इसका जो फॉलोअप जो है हम लोगों ने किया। तो मैं जो ये जो है इसका तो मैं खुद साक्षी हूँ।
विदेश मंत्री ने गलवान का सच भी बताया और यह भी बताया कि अभी एलएसी पर क्या हालात हैं और चीन जो है वो क्यों परेशान है। लेकिन सत्ता में अब आपको 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बनी उन वर्कशॉप के बारे में बताते हैं जो टैंकों में नई जान फूंक देती है और जहां टैंकों का रिपेयर वर्क तसल्ली से किया जाता है। पूर्वी लद्दाख में बने 2 टैंक रिपेयरिंग केंद्रों में से एक दुनिया का सबसे ऊंचा आर्मर्ड रिपेयरिंग केंद्र है जो करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इसने चीन के खिलाफ भारत की टैंक शक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। एक टैंक रिपेयर सेंटर पूर्वी लद्दाख के डीबीओ सेक्टर में है, वहीं दूसरा चीनी बॉर्डर से लगभग 25 किलोमीटर दूर डीबीओ न्यू सेक्टर में बनाया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने इस इलाके में तैनात टैंकों और दूसरे हथियारों का जिक्र किया था। उन्होंने लद्दाख में सबसे ऊंचे क्षेत्र में स्थित बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों का रखरखाव करने वाले सेंटर का भी निरीक्षण किया था। इसके बाद से ऐसे सेंटर्स की मांग दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज हो गई है। पूर्वी लद्दाख में 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई वाला पहाड़ी और बर्फीला इलाका और वहां पर हजारों की संख्या में भारी भरकम टैंक तैनात हैं। एक सवाल यह भी है कि आखिर कैसे ऊंचाई वाले इस क्षेत्र का तक टैंक को ले जाया जाता है, तो कैसे टैंक की रिपेयरिंग होती है। यह पूरा मसला बड़ा दिलचस्प है। आप इसे जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक रिपेयर सेंटर का होना कितना बड़ा बूस्टर है। मान लीजिए पंजाब के किसी मैदानी इलाके में टैंक को पूर्वी लद्दाख में ले जाना हो, अमूमन 45 से 60 दिन टैंक को पूर्वी लद्दाख तक ले जाने में लगते हैं। आपको आसानी से समझाने के लिए इसका रूट हमने तैयार किया है। इस रूट के अनुसार पंजाब के मैदानी इलाकों से टैंक को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास तक ले जाया जाता है जो लगभग 10 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके बाद टैंक को जम्मू कश्मीर के करगिल द्रास में ले जाया जाता है जिसकी ऊंचाई 8 से 9,000 फीट है। इसके आगे टैंक ले पहुंचता है जिसकी ऊंचाई लगभग 11,000 फीट है और ले के बाद पूर्वी लद्दाख तक टैंक को ले जाया जाता है जिसकी ऊंचाई करीब 15 से 18,000 फीट तक है। इसी दौरान बारिश, बर्फ, टैंक का भारी वजन समेत कई चुनौतियां होती हैं। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अगर आगे टैंक में कोई खराबी आ जाए तो परेशानी होती है। ज्यादा ऊंचाई होने के कारण रखरखाव और मरम्मत भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि टैंक के साथ एक छोटी रिपेयरिंग वर्कशॉप की भी व्यवस्था होती है जो साथ साथ चलती है, लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक रिपेयर सेंटर का होना ज्यादा मददगार रहता है। टैंक से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें वहीं दूर की जा सकती हैं। रिपेयर स्पेयर पार्ट्स जल्दी मिलेंगे। ये टैंकों की मारक शक्ति बनाए रखने और उनका मेंटेनेंस बेहतर करने के लिए अच्छा समाधान है। लॉजिस्टिकल लाइंस हैं उसको ये कम कर देता। हाल ही में सेना प्रमुख ने भी इस रिपेयर सेंटर का दौरा किया। लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है और ये देखिए हुटर की ताकत सुन रहे हैं, बार बार ये हुटर बच के हमारा ब्रेकर लगा देता है। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी रील्स को शेयर करिए। फिर होगी आपसे मुलाकात सोमवार को। नमस्कार।